तो देखो ये सवाल बोलता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज एट व्हाट पोजीशन। तो देखो सेंटर ऑफ मास ना एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, और हाइपोथेटिकल पॉइंट होने का मतलब ये है कि उसकी कोई ऐसे फिक्स लोकेशन नहीं होती। एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए वो एक फिक्स रहेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उसके अंदर ही रहे, बाहर ही रहे, या उसके ऊपर रहे। तो डेफिनेशन वाइज तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है जहाँ पे आप पूरे का पूरा मास को ना अज्यूम कर सकते हो, और ये कहीं भी लाई कर सकता है, चाहे ऑन द बॉडी हो, चाहे विद इन द बॉडी हो, चाहे आउटसाइड द बॉडी हो। इसलिए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑन द कंबाइनिंग टू मासेस बी। अब देखो यहाँ पे बोल रखा है कि आपके पास एक एम पॉइंट मास है और एक कैपिटल एम है। अब पूछा इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो देखो एक पॉइंट तो आप हमेशा से याद रखना कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो हमेशा हैवियर मास की तरफ होता है, और उसका प्रूफ मैंने दिखा दे। देखो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लूँ, तो जब मैं इसमें एक्सीएम की डेफिनेशन लगाऊंगा, तो एक्सीएम तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया। तो मेरा जो m1 x1 और m2 x2 वाला जो है साइन कन्वेंशन के साथ में जब लाऊंगा, तो मेरे को ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला रिलेशन मिलेगा तो मेरे को x1/x2 का रेशियो मिल जाएगा, और x1/x2 का रेशियो आ गया ये। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि आपको पता है कैपिटल एम जो है स्मॉल एम से बहुत बड़ा है, दिया हुआ है क्वेश्चन। तो x1/x2 में x1 बड़ा होगा x2 से, और अगर x1 बड़ा है और x2 छोटा है, तो इसका अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, नियर कैपिटल एम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि इफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम हैव जीरो रिजल्टेंट द सेंटर ऑफ मास व्हाट वुड इट डू। ठीक है, देखो अपन को पता है नेट फोर्स जो है वो जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो है, तो इस रिलेशन के हिसाब से अपना सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। अब अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट ही नहीं करेगा, तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी रहने के दो पॉसिबिलिटीज है। पहली चीज तो ये कि वो जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए। भाई जीरो भी तो कांस्टेंट ही है ना, भाई हर टाइम पे जीरो दिखती है, कांस्टेंट है। या फिर दूसरी चीज हो जाए कि उसकी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो लेकिन वो कांस्टेंट रहे, मतलब 5 10 10√2 ऐसा फिक्स रहे। तो मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि अपन को पता नहीं है ना कि भैया वेलोसिटी क्या थी इनिशियली। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो मूव भी नहीं करेगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी तो मूव कर जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज मे मूव, मस्ट नॉट मूव, मत करना। नेक्स्ट है द पार्टिकल हुज masses are 10 kg 30 kg and their position are this and it would have the center of mass at what। तो यहाँ पे मैंने बस सिंपल सा काम है कि एक्सीएम वाईसीएम जेडसीएम की जो डेफिनेशंस होती है वो आप लगा लो, और साइन कन्वेंशंस का यूज़ करना। बाकी आप कैलकुलेशन देख लो, आज जब कैलकुलेशन करोगे और सब कुछ लगाओगे तो आपका जो आंसर है वो -i⁻², -j⁻² और -k⁻² आएगा। इनको आप ऐड कर लेना वेक्टरली, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इन अ रोटेटरी मोशन हैव एक्सिस। देखो बेसिकली पूछता रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ हो सकती है। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ना कहीं भी मान सकते हो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मान सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके पास ये कोई आर्बिट्री बॉडी है, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे भी हो सकता है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी ये पूरी बॉडी घूम सकती है, इसके ऊपर भी लाई कर सकता है। तो ये कहीं भी लाई कर लेगा, तो इट कैन बी पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट। नेक्स्ट है अ व्हील ऑफ मास 10 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस अबाउट इट्स ओन एक्सिस द रेडियस ऑफ गायरेशन भी। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एक ऐसा रेडियस जहाँ पे मैं सारे मास को कंसिडर कर लूँ, तो उस रेडियस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होगा वो क्या हो जाएगा, I = mk²। ये पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, बाकी तो मैंने कैलकुलेशन करी तो के की वैल्यू मेरे पास आ गई दैट इज 4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन व्हाट। देखो आपको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या आती है, I = mk²। मतलब यहाँ पे जो k है वो डिपेंडेंट है I, और I किस किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ठीक है ना, अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी, तो उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है।
और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे तो डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि आई का जो डेफिनेशन है स्टैंडर्डली हो गया होता है dm इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियर क्लियर अपन को पता चल रहा है कि यहाँ पे मास और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भैया कहाँ पे लोकेटेड है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे लोकेटेड है और एक्सेस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो किसी भी बॉडी का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है दैट डिपेंड ऑन बोथ मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 रॉड्स ईच ऑफ लेंथ एल एंड मास एम आर प्लेस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड एक्सेस हो गया, ठीक है। इन सच ए वे दैट वन एंड ऑफ ईच ऑफ द रॉड इज एट द ओरिजिन। तो ये अपन ने सबका एंड ओरिजिन पे लगा लिया। अब पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अलोंग जेड एक्सिस। अब देखो जेड एक्सिस ही हो गया, तो जेड एक्सिस के अलोंग जब आपको पूछेगा तो जेड एक्सिस के अलोंग जो रॉड है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल जो है वो उसी एक्सिस पे लोकेटेड होंगे। तो आर की वैल्यू जीरो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर जब आप करोगे वो सबका जीरो आ जाएगा जेड एक्सिस वाली रॉड के लिए। अब आपके पास बचा ये वाली रॉड और ये वाली रॉड। तो ये कौन सी रॉड है, इनके लिए कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाओगे आप? इनके लिए लगाओगे कि ये रॉड जो है इनके एंड पॉइंट पे है, तो एंड पॉइंट के लिए क्या होता है 1/3 ml²। और दो रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव है, तो इन दोनों का ऐड कर दिया तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हो जाएगा 2/3 ml²। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू रिंग्स हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेशियो 2:1 एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 2:1। द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज व्हाट? अब देखो रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², ठीक है। आर की जगह मैं d/2 पुट कर देता है md²/4 आ जाएगा। तो I1/I2 का रेशियो ये आ जाएगा। बाकी सारा डाटा आपको दे रखा है, डाटा इनपुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो m1/m2 का जो रेशियो दैट वुड बी 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड मास 200 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क 100 न्यूटन मीटर। इस एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी व्हाट? अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पे अपन यूज करने वाले टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। और अगर यहाँ पे अपन को कुछ भी मेंशन नहीं है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा लेना, तो आप हमेशा सेंटर ऑफ मास का अबाउट लिया करो। चाहे कोई सी भी बॉडी हो, अगर आपको उसका मेंशन नहीं कर रखा कि कहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जनरली क्वेश्चन में उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का दैट इज हाफ mr²। तो हाफ m और r की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 इंटू एल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मेरे को एल्फा मिलेगा दैट इज 1। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है द टॉर्क अप्लाइड टू अ विंग रिवॉल्विंग अबाउट हिज ओन एक्सिस सो एज टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम बाय दिस अमाउंट इन दिस टाइम। तो देखो सिंपल सा है, एवरेज टॉर्क यहाँ पे पूछा जा रहा है। और टॉर्क की डेफिनेशन आपको इंस्टेंटेनियस तो पता है dl/dt होती है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एवरेज के लिए आप इनका एवरेज टाइम्स ले लो। देखो चेंज कितना हुआ 2 का, कितने टाइम में 5 का, तो कितना टॉर्क चाहिए होगा 0.4। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा इफ अ चाइल्ड सिट्स ऑन इट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। देखो ये इस पर तो आप रट लो, ये तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। अब क्यों होता है? देखो ये आपके पास डिस्क है, ये आपके पास चाइल्ड है, इन दोनों के वेट तो नीचे लग रहे होंगे, ये एन जी नीचे, ये एन जी ऊपर, ये एन ऊपर, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को अगर मैं हिंज पॉइंट के अबाउट चल जाऊँ ना, तो इस पूरे सिस्टम का नेट टॉर्क जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इस हिंज पॉइंट पे बैठ गया तो हिंज फोर्स से इसका टॉर्क नहीं आएगा। इस ग्रेविटी की वजह से जो टॉर्क आ रहा होता है इसके सेंटर ऑफ मास पे, वो भी नहीं आ रहा होगा। अच्छा ये जो किड है इसका नीचे एन जी लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल आउट कर देंगे, तो पूरे सिस्टम पे नेट टॉर्क आएगा ही नहीं। और नेट टॉर्क नहीं आएगा तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल और एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज व्हाट। अब देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखा है विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होगा? प्योर रोलिंग हो रहा है। और प्योर रोलिंग के लिए आपके पास ये इक्वेशन आती है VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी में दो चीज़ें, एक तो रोटेशन और ट्रांसलेशनल। रोटेशनल क्या लिखूंगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो वो मैंने ऐसे लिख दिया। ट्रांसलेशनल क्या लिखूंगा? हाफ mvcm², ठीक है। और यहाँ पे मैं VCM को ओमेगा आर से रिप्लेस कर दूँ तो ये आ जाएगा। आगे मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी, ये आ गया। अब मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ले लिया। तो रोटेशनल तो ये वाली थी तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ट्रांस टोटल काइनेटिक एनर्जी ये वाली थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, रेशियो लिया, तो आंसर मेरा आ गया 2/7। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीयर
of diameter 0.2 and mass 2 kg rolling on an inclined plane with velocity of v equals to this. The kinetic energy of sphere is, वही देखो प्योर रोलिंग है यहाँ पे, रोलिंग का मतलब प्योर रोलिंग है, कुछ मेंशन नहीं है, तो वी सी एम इक्वल्स टू ओमेगा आ रहा है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा था, यहाँ पे रोटेशनल भी इंक्लूड करना और यहाँ पे ट्रांसलेशनल भी इंक्लूड कर दिया। बस वही चीज़ है, आगे मैंने इनका हाफ आया ओमेगा स्क्वायर और वो करके लिखा है, आगे मैंने वी सी एम को और ओमेगा को आपस में कंपेयर किया है और मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये आया, फिर मैंने वैल्यूज पुट करी तो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप आगे दे सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज इफ फोर्स इज इक्वल टू दिस and it looks on a point this for what value of alpha angular momentum will be considered। देखो एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करना है तो टॉर्क जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क जीरो होने के लिए अपन को आर क्रॉस एफ का प्रोडक्ट जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आर क्रॉस एफ लिखा है और वो मैंने यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा परफॉर्म किया। आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, और जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास एक ये चीज़ आती है और एक ये चीज़ आती है। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, अगर आपको टॉर्क जीरो करना है तो इस क्वांटिटी को भी जीरो, इस क्वांटिटी को जीरो, इस क्वांटिटी को जीरो करा था एल्फा इक्वल्स टू -1, इस क्वांटिटी को जीरो किया था एल्फा इक्वल्स टू -1। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करवाना है तो आपको टॉर्क जीरो करना पड़ेगा, जिसके लिए एल्फा इक्वल्स टू -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है थ्री रिंग्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर अरेंज्ड एज शोन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस y डैश एक्सिस। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 1 2 3। अब 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो, ये डिस्क है, डिस्क के अगर सेंटर से पास होने वाला बताता तो एम आर स्क्वायर होता। अब डायमीटर के लॉन्ग बताऊंगा तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो I1 तो आ गया। I2 और I3 आइडेंटिकल है। अब I2 और I3 आप देखोगे तो उनका इस एक्सिस के अबाउट पास होने वाला हाफ एम आर स्क्वायर और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एम आर स्क्वायर जुड़ के 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और I2 और I3 बराबर है। सबको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आता है ये, दैट इज 7/2 एम आर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है टू स्पीयर्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r/2 आर कनेक्टेड विद द मास लेस रेड ऑफ लेंथ 2r। तो देखो टोटल लेंथ ये 2r है, ठीक है, ये 2r है, ये रेडियस r/2 तो बीच में बची हुई लेंथ कितनी जाएगी, r हो जाएगी। आगे देखो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो मतलब अपन को ये y डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो 1 का तो बहुत सिंपल है, ये तो इसके सेंटर मास वाला है, तो ये कितना देगा आपका 2/5 एम आर स्क्वायर, तो वो ऐसे लिख दिया। 2 के लिए आपको लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/5 एम आर स्क्वायर, इसका रेडियस लगा लिया आपने, प्लस आपने ये डिस्टेंस ऐड कर दी। तो ये डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी 2r, ठीक है। तो ये लिख लिया m इंटू 2r स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मैंने एडिटिव कर दिया था, दोनों का ऐड कर दिया, तो मेरा कैलकुलेशन करके ये आंसर आ गया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस tangential and parallel to its surface be I, then what will be the moment of inertia about the axis tangential but perpendicular to the surface। देखो सबसे पहला जो आपके पास I निकालना है वो निकालना टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू सरफेस, तो ये वाली, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे, आपको पता है डिस्क है, ये वाली एक्सिस के अबाउट होता था आपका mr²/2, परपेंडिकुलर एक्सिस से इस वाली एक्सिस के अबाउट का जाएगा mr²/4, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये डिस्टेंस को md² करके क्या हो जाएगा mr²। तो I की वैल्यू आ गई है, डन है। अब आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो देखो आपको पता है इसके अबाउट क्या होता है mr²/2, और इसको ऐड कर देना पैरेलल एक्सिस से तो mr² हो जाएगा। तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 3/2। अब मैंने इनका रेशियो ले लिया तो आपके पास यहाँ पे सामने आंसर आ गया, दैट इज 6/5 I, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ लेंथ l, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम आउट ऑफ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर पासिंग थ्रू द सेंटर। बेसिकली आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसको m के स्क्वायर से इक्वेट कर देना है। अब देखो ये सारे सिमेट्रिकली लोकेटेड है, ठीक है, तो एक का निकालो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट m है, ये डिस्टेंस कितनी होती है l/√2, तो mr² लगा दो, तो यहाँ पे m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर, और 4 पार्टिकल्स है सिमेट्रिकल प्लेस्ड है तो 4 लगा दो, इक्वेट कर दो। मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा 4m
इंटू के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ द सिस्टम लिखना, खाली एम के स्क्वायर लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने आगे कैलकुलेशन करी तो के की वैल्यू L/√2 आ गई, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा L/√2। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ ऑफ 1.6 मीटर इज पिवेटेड एट इट्स एंड। तो यहाँ पे आपको इसने हिंट मार दिया। ठीक है, एंड स्विंग्स फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन में फ्रीली हो रही है। अब बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर रॉड इज रिलीज, मतलब यहाँ से हमने रॉड को छोड़ा है और छोड़ने के बाद क्या होगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, टॉर्क निकालते हैं हिंज पॉइंट के अबाउट। हमें किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो ना, एंगुलर पैरामीटर्स तो सेम रहते हैं। तो सबसे अपने पास बेस्ट पोजीशन क्या है, हिंज फोर्सेस के अबाउट लिख लो, क्योंकि हिंज फोर्सेस के अबाउट आप लिखोगे तो जो हिंज फोर्सेस का टॉर्क है वो नहीं आएगा। ठीक है ना, बाकी अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अबाउट, मतलब यहाँ पे सेंट्रो मास के अबाउट लिखोगे तो हिंज फोर्सेस भी आएगी, केटर करने में दिक्कत हो जाएगी। कर तो सकते हो, आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली कोई फोर्स है mg, तो सिर्फ एक ऊपर की तरफ आपके पास हिंज फोर्स आएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में तो कुछ फोर्सेस थी नहीं तो आएगी, तो एफ पी की वैल्यू mg की आएगी, तो आंसर तो सेम आ सकता है। बट क्यों आप इतनी मैथ अच्छी करनी चाहते हो, तो आप यहाँ पे हिंज फोर्सेस निकालना है, यहाँ हिंज पॉइंट पे आओ, हिंज फोर्सेस का टॉर्क 0 कर दो और mg का टॉर्क लिख दो, और यहाँ का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही है, हाफ 1/3 ml², उसको डाल दो, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा की इक्वेशन यूज कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर बाद में देखो नेक्स्ट दे रखा है कि इन द गिवन सिस्टम इफ रेडियस ऑफ द बिगर एंड द स्मॉलर पुली आर 2 and 1 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये बिगर रेडियस 2 है, स्मॉलर रेडियस 1 है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड इस ब्लॉक का नीचे। तो बी की एक्सेलरेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे दो चीज़ लगेगी, एक तो रिजिड बॉडी का कंस्टेंट और एक स्ट्रिंग का कंस्टेंट। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है ए बॉडी की है वो इस पॉइंट की होगी स्ट्रिंग कंस्टेंट की वजह से। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या बोलता है, पैरामीटर्स काइनेमेटिक पैरामीटर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। ठीक है, तो जितनी एक्सेलरेशन है उतनी एक्सेलरेशन है, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी 5। अब देखो अगर ये सेंटर है और ये वाला आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो आपका जो अल्फा रोटेट होगा ना वो ऐसा आएगा। तो आप यहाँ पे देखो अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखते हो, तो अल्फा इंटू 2 इक्वल्स टू 5। तो अल्फा की वैल्यू 5/2 आ गई, तो इस पूरी बॉडी के लिए जो अल्फा है वो 5/2 आएगा। अब देखो इस बॉडी के लिए अगर मैं ऐसे रोटेशन कर रहा हूँ, ऐसे रोटेशन कर रहा हूँ, ऐसे रोटेशन कर रहा हूँ, तो इस साइड के लिए ये वाली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ेगी, मतलब ये पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मतलब बी भी ऊपर जाएगा, और बी भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा जितना इस पॉइंट ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऊपर कितने से आ रहा होगा, ये होगा अल्फा इंटू 1। अल्फा इंटू 1 की वैल्यू ये आ गई, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू देन द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी। देखो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो रही है ना, तो टॉर्क तो कंजर्व भी है। मान लो ये अर्थ थी, आपने सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क किया, तो एम जी का टॉर्क तो आएगा ही नहीं। अब बाहर को यूनिवर्स में और कोई फोर्स तो दिखेगी नहीं, जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्स है वो सारी सेंटर ऑफ मास से पास जा रही होगी, तो टॉर्क हमेशा कंजर्व रहेगा, सॉरी टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। चाहे छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, सेंटर ऑफ मास तो वहीं पर रहने वाला ना भाई। अगर ये चीज़ एक्सपेंड भी होती है ना, तो ये ऐसी कॉन्सेंट्रिकली एक्सपेंड होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो भी कॉन्सेंट्रिकली होगी, तो सेंटर तो वहीं पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा पॉइंट। तो टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा सेंटर ऑफ मास के बाद, तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के बाद कंजर्व रहेगा, तो हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा दिया। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपका 2π/ओमेगा, है ना, ये होता है आपका टाइम पीरियड। तो बस हमने यहाँ पे रेशियो ले लिया, और रेशियो लिया तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो कितना मिल रहा है अपन को, 4/1। मतलब यहाँ पे अगर मैं T2 को लिख दूंगा तो हो जाएगा T1/4। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डाली है, आप आराम से देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, रेडियस को चेंज करना है बस, और आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड को आपने ओमेगा की इन्वर्स लिखा है, और ओमेगा जो है वो इस रिलेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट जो होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ प्लेन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज l, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब देखो आपको सिचुएशन बना दी, एक प्लेन बना दिया है, सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है, वेलोसिटी v है, पार्टिकल मूव कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, देखो ये पूरा परपेंडिकुलर चीज़ है, तो m भी r से आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है, साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एल अपॉन एम आर। अब सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बेसिकली आपके पास आर तो है, वी का आपको डाटा चाहिए था, तो वी की जगह आपने ये पुट कर दिया, आपने आगे सॉल्व किया, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। देखो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से आपके पास ही रोटेट मार रहा था, ठीक है। अब बाद में आपने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए एम मास के अपोजिट साइड में, तो अब पूछ रहा अब क्या रोटेशन होगी। तो देखो जब आपने यहाँ पे मास के ऑब्जेक्ट भी रखे ना एकदम जेंटली, तो एक्सटर्नल टॉर्क तो कुछ आएगा सिस्टम में। अब आप पूछोगे कैसे, देखो इसका जो ग्रेविटेशन, अगर मैं इसका हिंज पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है इसके बाद देखूँ, तो देखो यहाँ पे ये एम जी, इसका टॉर्क आएगा नहीं। इसके ऊपर हिंज फोर्स लग रहे हैं, उसका टॉर्क आएगा नहीं। ये एम जी और ये एन दोनों आपस में टॉर्क कैंसिल कर देंगे, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम में नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो आएगा ही नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, तो बस मैंने वही किया है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाई है। पहले आई वन ओमेगा वन था, तो पहले खाली डिस्क थी आपके पास, फिर रिंग थी, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बाद में क्या हुआ, आपके पास रिंग भी आ गई और आपके पास दो मासेज आ गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव होता है, तो मैंने ऐड कर दिए और ओमेगा टू लिख दिया, और फिर बाद में तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। तो इससे जो मेरा आंसर आया दैट वुड बी ऑप्शन नंबर आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ अ डिस्क रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन चेंजेस फ्रॉम वी टू वी। तो आपके पास वी सी एम का चेंज बता रखा है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ एम इज द मास ऑफ द डिस्क द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे प्योर रोलिंग है, तो वी सी एम इक्वल्स टू ओमेगा आर तो लगना ही लगना है। तो दो आपके पास एनर्जी होगी, एक रोटेशनल एक ट्रांसलेशनल, वो मैंने ये लिख दिया आपको, ऐड कर दी, सब्सटीट्यूट कर दिया वी सी एम इक्वल्स टू ओमेगा आर वाले रिलेशन से, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखूँ ना, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर में आप सब्ट्रैक्शन कर दो, इसको एनालाइज करो और यहाँ पे देखो आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आपको जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a solid sphere and a solid cylinder have the same mass and radius roll down on the same incline, the ratio of their acceleration will be what। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसका डायग्राम देखोगे, तो ये डायग्राम देखो, डिस्क बनाओ चाहे स्पीयर बनाओ चाहे सिलेंडर बनाओ, शेप तो सेम ही रहने वाली है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे एक एम जी साइन थीटा इस तरफ, एम जी कॉस थीटा इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ, फ्रिक्शन इस तरफ। अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क ले लूँ, तो मेरे पास आएगा एफ आर इज इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। तो वो आई जो है वो कुछ के कांस्टेंट में मान लेता हूँ और एम आर स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि किसी भी तरह का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे ना, वो सब ऐसे होंगे, एम आर स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाइड बाय कुछ सम कांस्टेंट होगा, 2/5 1/3, ठीक है, 1 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो अपन देखें वो ये है कि अगर मैं इसकी ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखूँ फोर्स के हिसाब से, तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए सी एम, और प्योर रोलिंग है तो ए सी एम इक्वल्स टू एल्फा आर तो वैलिड होगा ही होगा। ये दो इक्वेशन है, ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, ठीक है। अब मैंने इनको आगे ऐड कर दिया तो मेरे पास ये हो गया। तो मेरे पास जो ए सी एम की वैल्यू आ रही है ना, जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे होंगे, वो ये रहेगी। मैंने स्पीयर का लिख दिया और सिलेंडर का लिख दिया। अब ये के क्या था, स्पीयर के केस में 2/5 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सिलेंडर के केस में हाफ लिखते हैं, तो वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने इनका रेशो ले लिया, रेशो लेने के बाद यहाँ पे मेरा आंसर आया 15/14। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम एल इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम वुड बी व्हाट। अब देखो एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर, ठीक है, और ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन में वी इक्वल्स टू ओमेगा आर भी लिख सकता हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम को एम का आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वी की जगह ओमेगा आर डाल दिया। हम यहाँ पे बोल रहा है इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं, अब अगर आप एल को देखोगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी को अगर आप इंक्लूड ना भी करो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ देना इज जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एम है कांस्टेंट है, आर है कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है ओमेगा, तो ओमेगा जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे आपका एल भी चेंज हो जाएगा, तो ओमेगा डबल होगा तो एल भी डबल हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हाफ देना इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, आप उससे भी निकालोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। बट जब आपको सिंपल सिंपल आंसर यहाँ पे मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें माथा पच्ची ना करो, तो वो ईजी रहेगा आपके लिए चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि जो आपका ओमेगा है वो डबल हो चुका है, और यहाँ पे एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा था, बाकी सब तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट है
यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर। तो मान लो ये आपके पास रॉड है जिसका ये 0 पॉइंट है, ये 200 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, और इसकी मास है 500 ग्राम, ठीक है। और उसको बैलेंस करने के लिए अपन को सेंटर ऑफ मास रख चाहिए होगा। इसको बैलेंसिंग करने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे जैसे तराजू होता है ना, वैसे यहाँ पे आपने एक बैलेंसिंग पॉइंट लगा दिया, लेबर की तरह ऐड कर रहा है, ये यहाँ पे बैलेंस कर रहा है 40 पे, ठीक है। मतलब ये हिंज फोर्सेस लगाएगा। आगे लिखा है अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर पे अपन ने लगा दिया। और एक अननोन मास एम है जो यहाँ से 160 सेंटीमीटर पे, तो वो अपन ने यहाँ पे लगा दिया। अपन को एक एम मास की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इस एम मास की जो अपन ने यहाँ पे लगाया है, ताकि रॉड जो है इक्विलिब्रियम पे रहे। तो देखो अगर आप इस बैलेंसिंग पॉइंट के बाद टॉर्क निकालोगे ना, तो फ़ायदा क्या होगा, आपको हिंज फोर्सेस का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपको इन वेट तो पता ही है, इनकी लोकेशन पता ही है इस पॉइंट से, हिंज पॉइंट से, तो आप कर लो। जैसे ये वाला हिंज पॉइंट है तो ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 60 है, और ये वाली डिस्टेंस 120 है। कैसे किया, इस कोऑर्डिनेट को और इस कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इक्विलिब्रियम चाहिए तो बैलेंसिंग पॉइंट के बाद टॉर्क को आप जीरो कर दो, तो बस आगे तो मैंने यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन से लिखी है, आराम से आप देखो। इस वाले का टॉर्क ऐसा आ रहा है, इन वाले का टॉर्क ऐसा आ रहा है, दोनों का अपोजिट टॉर्क है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो इससे। आगे आपने आंसर निकाला, सॉल्व करा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12 kg। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द ग्रेविटी सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सेंटर ऑफ मास आर ऑलवेज आइडेंटिकल। मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी का साइज बहुत बड़ा होगा ना, तो भले ही उसका सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हाइट होगी, तो बड़ी हाइट में क्या होगा, एल्टीट्यूड के साइड जी की वेरिएशन आती है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे जी घटता है, तो जी की वेरिएशन कांस्टेंट नहीं होगी। तो सी ओ जी और सी ओ एम जो है ना, अलग अलग पॉइंट पाएंगे। मतलब जो ग्रेविटी जहाँ पे एक्ट कर रही होगी और जहाँ पे टोटल मास आप अज्यूम कर पाओगे, दोनों पॉइंट आइडेंटिकल नहीं होंगे अगर बहुत बड़ी साइज़ की पड़ी, तो हमेशा तो नहीं हो सकते। आगे लिखा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी जीरो। तो ये गलत बात है। सेंटर ऑफ मास तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप टोटल मास अज्यूम कर सकते हो। फिर लिखा है द फोर्स ऑन अ बॉडी जनरेट्स बोथ मूवमेंट्स इन इट्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। हाँ, ये सही बात है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे बॉडी जो है आपके पास, उस पर फोर्स लग रही है, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी करा सकता है और रोटेशनल भी करवा सकता है। जैसे मान लो ये बॉडी है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई, तो टॉर्क भी आ रहा है आपके पास, तो रोटेशन भी आ रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी आएगा। क्यों, क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो एफ इक्वल्स टू एम ए सी एन से ट्रांसलेशनल मोशन भी आएगा। आगे लिखा है तो सी स्टेटमेंट तो अपना सही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल बेनिफिट्स एक्सीडिंग 1 मीन्स द मोर वेट कैन बी लिफ्टेड देन अ लो डायमेंशन। ये बहुत सिंपल सी बात है। इसमें बोला है द मैकेनिकल बेनिफिट्स। मैकेनिकल बेनिफिट्स क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर आपका आउटपुट अपॉन इनपुट ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप ज़्यादा वेट उठा पाओगे कम डायमेंशन से। तो डी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन आएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। Next is the ratio of radii of gyration of a circular disk about a tangential axis in the plane of the disk and of a circular ring. एक तो circular disk है और एक circular disk है और the same radius about a tangential axis in the plane of the ring. तो बेसिकली आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसको एम के स्क्वायर से रिलेट करना है और उन रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो लेना है। तो डिस्क के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा ये, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट 1/4 अगर डिस्क होती है। क्यों, क्योंकि ये 1/2 होता है तो ये 1/4 आएगा और 1/4 प्लस एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो उससे मैंने एम के स्क्वायर से रिलेट किया तो ये के बना गया। रिंग के लिए क्या होगा, ये वाला हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एम आर स्क्वायर होता है तो ये हाफ एम आर स्क्वायर, ये हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ये एम आर स्क्वायर, तो ये 3/2 K2 मैंने निकाल लिया, इनका रेशियो ले लिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करना है आपको, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना है और एम के स्क्वायर से रेडियस ऑफ गायरेशन को रिलेट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक ड्रम है, रेडियस आर है, मास एम है, रोल डाउन कर रहा है बिना स्लिपिंग के, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी। अब देखो स्लिपिंग हो नहीं रही है तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, और जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है ना, तो नेटवर्क डन जीरो होता है सिस्टम पे। तो वो करेगी क्या, कोई डिसिपेशन तो करेगी नहीं एनर्जी का उसका, क्योंकि फ्रिक्शन तो कोई वर्क नहीं कर रहा। तो बेसिकली वो कन्वर्जन करेगी एनर्जी का, कोई लॉस नहीं करेगी एनर्जी का। तो इट वुड सिंपली कन्वर्ट द ट्रांसलेशन एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद O एट इट्स सेंटर, F1 F2 F3 आर द थ्री फोर्सेज विद रिएक्टिंग। और टॉर्क निकालना है यहाँ पे। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन है आपके पास फोर्स की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे शॉर्टेस्ट, ये लाइन ऑफ एक्शन है आपके पास फोर्स की, ये आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो आपका सेंट्रोइड है ना, वो बेसिकली सेंटर्ड है, सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर से डाले हुए आपने। तो बेसिकली अब आपको टॉर्क लिखना है, तो देखो इस फोर्स का टॉर्क आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है ना, F1 का टॉर्क ऐसा आएगा, और F2 का टॉर्क देखोगे वो भी ऐसा आएगा। लेकिन F3 का टॉर्क कैसा आएगा, तो F3 का टॉर्क अपोजिट है, तो उसके लिए माइनस लगा देता हूँ, बाकी के प्लस लगा देता हूँ। और R क्रॉस F से आपके पास FD आ जाएगा ये सारे। तो आप जब इनको रिलेट करोगे और इक्वल टू जीरो करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ टोटल टॉर्क जो है जीरो है, तो F3 की वैल्यू ये आ जाएगी, दैट इज F1 प्लस F2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट अ डायमीटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा if it cools so that its radius reduces to 1 by n of its original value, its angular velocity would be what? तो देखो, जब भी एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, तो जब आप सेंटर ऑफ मास देखोगे ना स्फीयर का, उसके अबाउट तो टॉर्क सेम ही रहने वाला है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिकली होगा। ऐसा तो है नहीं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो टॉर्क तो आपका कंजर्व रहेगा, टॉर्क तो जीरो आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आए ओमेगा कंजर्व कर दो, बस। आगे आपने रेडियस की वैल्यू चेंज करनी है, ओमेगा डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैंने मैथमेटिकली मैनिपुलेशन किया, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आ गया। तो हमारा इधर का ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ऊपर टॉर्क वाला सवाल था और ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको समझा दिया। तो अब अगर अपन आगे बढ़े, तो दैट इज अ यूनिफॉर्म थिन रिंग और मास दिस रोल्स विदाउट स्लिपिंग। देखो यहाँ पे भी रोल्स विदाउट स्लिपिंग है, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लीनियर वेलोसिटी दे रखी है, मतलब ये VCM का वैल्यू दे रखी है। और अपन को पूछा काइनेटिक एनर्जी तो रिंग वुड बी व्हाट। अब देखो प्योर रोलिंग में VCM इक्वल्स टू ओमेगा, तो लगता है स्टेशनरी सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है। ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर होगा, रोटेशन हाफ ओमेगा स्क्वायर होगा, आई की जगह मैंने ये लिख दिया, और VCM इक्वल्स टू ओमेगा से मैंने ये सब्सटीट्यूट कर लिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, वो आ गया MVCM²। अब मैंने आगे क्या रखा, वैल्यू पुट कर दिया, मैंने आंसर निकाल लिया। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप बस यहाँ पे यूनिट डायमेंशन का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सेंटीमीटर में दे रखी है, आराम से कैलकुलेशन देख सकते हो आप। नेक्स्ट है कि सॉलिड स्फीयर रोल डाउन ऑन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ सेम हाइट बट ऑफ डिफरेंट इंक्लिनेशन इन बोथ द केसेस, स्पीड और टाइम। देखो नीचे जाएगा तो स्पीड तो सेम होगी, वर्ग एनर्जी थ्योरम लगा लो आप आराम से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, mgh, चेंज काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो हाइट क्योंकि सेम है, तो वर्क डन सेम होगा, तो वेलोसिटी सेम होगी। अब पूछा जा रहा है कि पहले कौन पहुंचेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, इसके लिए क्या लिखूंगा, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, इसके लिए भी v माइनस यू इक्वल्स टू 80, ठीक है। और ये v माइनस यू तो सेम होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये v और यू तो सेम है दोनों के लिए। तो 80 की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, मतलब a और t इज डायरेक्टली इक्वल्स टू अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब देखो इसके लिए a अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए g sin थीटा 1 है और इसके लिए g sin थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन भी लग रहा है यहाँ पे, तो अपन उसको भी कंसिडर करेंगे, तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन A1 और A2 जो है वो डिफरेंट आएंगे, ठीक है। A1 A2 डिफरेंट और T1 T2 भी डिफरेंट आएंगे, सही बात है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो v माइनस यू इसके लिए लिखूँ चाहे इसके लिए लिखूँ, दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है। तो A1 T1 इसके लिए लिखूँ, A2 T2 इसके लिए लिखूँ, दोनों इक्वली आने वाले हैं। तो दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो सिंपल सी बात है, टाइम ऑफ डिसेंट भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कि स्पीड तो सेम है लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट जो है दोनों के लिए डिफरेंट आएंगे। नेक्स्ट है अपने पास, इट इज़ हार्डर टू ओपन एंड शट द डोर इफ़ यू अप्लाई फोर्स नियर द हिंज। और लिखा है टॉर्क इज मैक्सिमम एट द हिंज ऑफ द डोर। तो देखो अगर नियर हिंज लगाऊंगा, तो बेसिकली अगर मैं R क्रॉस F करता हूँ ना, तो टॉर्क जो मेरा आएगा वो लेस आएगा। और अगर टॉर्क लेस आ रहा है, तो रोटेशनल इन्फ्लुएंस लेस आ रहा है। रोटेशनल इन्फ्लुएंस लेस है, तो बताओ वो हार्डर हो जाएगा क्लोज करने के लिए। आपको देखो दरवाजे को आप उसके हिंज पॉइंट से जोर से बंद करने की कोशिश करना, और वही आप हल्का सा उसके एकदम एंड पॉइंट से करने की कोशिश करना। आपको पता चलेगा जब आप एंड पॉइंट से दरवाजे को बंद करते हो ना, तब आराम से बंद हो जाता है। इसलिए जो हैंडल होते हैं ना, एकदम एंड पॉइंट पे दिए होते हैं, ना कि हिंज पॉइंट पे। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने रेडियस बढ़ा दिया, रेडियस बढ़ा दोगे तो आप इजीली छोटे फोर्स से भी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस कर लोगे। तो इसलिए इसको हार्डर हो जाता है अगर आप हिंज फोर्स के अराउंड लगाते हो। और रीज़न क्या देखा, टॉर्क मैक्सिमम एट द हिंज, नहीं, गलत है।
रीजन होगा कि टॉर्क इज मिनिमम एट द हिंज। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट बैठेगा आपका। नेक्स्ट है कि इफ पोलर आइस मेल्ट्स डेज विल बी लॉन्गर, और इसका आंसर दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज एंड दस ओमेगा इंक्रीजेज। देखो पोलर आइस मेल्ट होगी तो होगा क्या, पोलर आइस मतलब जो आपका बर्फ है वो पोल्स पे, ठीक है। अब जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो वाटर जो है वो क्या करेगा, पोल से बहते बहते इक्वेटर तक आएगा, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम में तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगा नहीं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो आई ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब आई बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा, और ओमेगा कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू पाई बाय ओमेगा होता है, तो डेज लंबे हो जाएंगे। तो अगर पोलर आइस मेल्ट होती है तो डे लंबे होंगे, ट्रू है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो ये गलत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बल्कि इंक्रीज होगा और जो ओमेगा है वो कम हो जाएगा। तो assertion is true and reason is false, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, और द रीजन दे रखा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन सच सिस्टम इज जीरो। बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होती है, ऐसी फोर्सेस होती है जो रेडियली इनवर्ड लगती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो, ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास ये है और ये है, तो ये रेडियली इनवर्ड लग रही है। आप इसके बजाय कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मान लो, सर्कुलर मोशन मान लो, रेडियली इनवर्ड लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है, सेंट्रल फोर्सेज मान लो, तो जितनी भी रेडियली इनवर्ड फोर्सेज होती है उनका जो टॉर्क अगर आप उसका सेंटर पे लोगे तो वो हमेशा जीरो आएगा, और टॉर्क जीरो आ गया तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा ही नहीं, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी में लाई वेयर देर इज नो मास। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है भाई, कहीं भी लाई कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे आप हार्ड डिस्क का देख लो ना, हार्ड डिस्क का बॉडी पे होता है, जैसे मान लो ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो इसका कहीं यहाँ पे होता है, बॉडी पे थोड़ी होता है। रिंग देख लो, रिंग कहीं यहाँ पे होता है, बॉडी तो इसकी यहीं पे है लेकिन रिंग के तो बाहर ही ना, तो ये कहीं भी लाई कर सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको मास कंजर्व करना है, सॉरी मास को अज्यूम करना है। तो इसकी लोकेशन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भैया जहाँ पे बॉडी है वहीं पे हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है दैट इज असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या है, उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्सेस है ही नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास की। अब अगर वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो उसके दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो नॉन जीरो, कोई 5 10 10√2 ऐसे कुछ वैल्यू, या फिर वो जीरो, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट हो गया। लिखा है कि इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलरेडी एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर ऑलरेडी रेस्ट पे मतलब यूसीएम जो है वो जीरो था, और एसीएम भी जीरो, आइसोलेटेड सिस्टम है, और आपको पता है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो अगर इनिशियल भी जीरो है तो फाइनल भी जीरो रहेगी। तो अगर सेंटर ऑफ मास एक आइसोलेटेड सिस्टम का रेस्ट पे तो बाद में भी रेस्ट में रहने वाला है, तो वीसीएम भी जीरो रहने वाली है हमेशा के लिए जब तक एक्सटर्नल फोर्स है जीरो इस पे। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर पा रही, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो डी बी सी एम बाई डी टी जीरो होगा, मतलब बी सी एम कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थी, ना कि जो अपन को रीजन में दे रखा है। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दो स्पेरिकल बॉडीज है मास m और 5m की, रेडियस आपको दे रखा है r और 2r, और इनको रिलीज कर दिया है, और इनका इनिशियल सेपरेशन जो है वो 12r दे रखा था, और अट्रैक्ट करते करते आपस में आ गए, और अट्रैक्शन से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे पूछा था द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर द कोलिजन वुड बी व्हाट। तो देखो यहाँ पे अगर आप पूरा सिस्टम देखो तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स तो है ही नहीं, ये एफ एफ तो कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान लूँ तो ये एफ और ये एफ तो कैंसिल हो जाएगी, तो सेंटर मास की एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी और सेंटर मास कांस्टेंट है, तो जो यूसीएम होगा वही वीसीएम होगा। अब सिस्टम रिलीज से छोड़ा गया, मतलब यूसीएम जीरो था, एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो वीसीएम भी जीरो रहेगा। वीसीएम जीरो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास आएगा ही नहीं, तो डेल्टा एक्सीएम जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो
तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक ट्रैवल की, और ये जो पॉइंट है यहाँ तक ट्रैवल किया, और ये कोलाइड हो गया, कोलिजन हो गया। एक चीज जो ध्यान से आपको नोटिस करना है वो ये कि जो आप यहाँ पे लिखते हो ना एक्सियम की इक्वेशन, ये आप इनके सेंटर ऑफ मास के लिखते हो। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इतना ट्रैवल किया, ये यहाँ से यहाँ तक किया, इतना ट्रैवल किया, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये बच गई, दैट इज r+2r मतलब 3r। तो ये टोटल डिस्टेंस 12r थी और ये 3r है। तो इन लोगों ने ट्रैवल कितना किया, x1 और x2 कितना ट्रैवल हुआ होगा 9r, तभी तो ये होगा, ये 9r और ये 3r प्लस 12r। तो x1 प्लस x2 मतलब ये x1 ट्रैवल किया और ये x2 ट्रैवल किया, दैट इज इक्वल टू 9r। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन 0 लिख दूँ तो आपके पास ये चीज़ आएगी, भाई पहला वाला आगे डिस्प्लेस किया तो प्लस मान लिया, दूसरा वाला पीछे डिस्प्लेस किया तो माइनस मान लिया, और ये लिख लिया। तो x1/x2 के रेशियो भी मिल गया। तो x1+x2 की वैल्यू और x1/x2 के रेशियो, ये दो इक्वेशन आ गई। इनको जब मैंने आगे सॉल्व किया तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब जो स्मॉलर बॉडी है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, 7.5r। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट सेज कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2l इज प्लेस्ड with one end in contact with the horizontal allowed to fall without slipping at the contact point. When it becomes horizontal, its angular velocity would be what? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कहा जा रहा है ये है कि इनिशियली आपके पास ये जो है इस अल्फा एंगल पे रॉड इंक्लाइन थी, ठीक है, और ये जैसे 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 ये नीचे आएगी तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगी, ठीक है, इसलिए व्हेन इट बिकम्स हॉरिजेंटल इट्स एंगुलर वेलोसिटी वुड बी व्हाट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखता हूँ तो ग्रेविटी का वर्क डन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ग्रेविटी का वर्क डन लिखूंगा और हिंज फोर्सेस का वर्क डन लिखूंगा। अच्छा, हिंज फोर्स से तो वर्क करेगी नहीं क्योंकि जिस पॉइंट पे हिंज फोर्स लग रही है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। जहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, भाई ये 2l थी टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस l है, तो यहाँ से यहाँ तक जब नीचे आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट होएगी, जब ये डिस्प्लेसमेंट होएगी तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, mg l sin अल्फा, ठीक है। और उसको आप लिख दोगे चीनी काइनेटिक एनर्जी से। तो हो क्या रहा है, बेसिकली आपके पास इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल थी और यहाँ पे ये अल्फा एंगल तक रोटेट हुआ, तो इस अल्फा एंगल पे आपको क्या पूछ रहा है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, सिंपल सा सवाल पूछ रहा है। तो ये इनिशियली यहाँ से रेस्ट पे छोड़ा गया और ये घूम फिर के नीचे आ गई। तो वर्क डन कितना ग्रेविटी ने किया, mg l sin थीटा, ठीक है, ये साइन अल्फा कर दिया अपने वर्क डन। अब यहाँ पे आप आगे देखोगे तो इसको मैंने चेंज काइनेटिक लिख दिया, और ये क्योंकि हिंज पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1/3 ml²। वो मैंने लिख दिया यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पे 2l है क्योंकि लैंड टोटल कितनी 2l। तो आगे मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई ये, तो मेरा जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ कॉर्ड इज बाउंड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस आर, द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल। तो ये आपने जो फिक्स एक्सिस है इसको हॉरिजॉन्टल कर रखा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई दे रखा है, और वेट mg आपने अटैच कर दिया है एंड से, और वो रेस्ट से गिर रहा है। अब पूछ रहा है आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील वुड बी व्हाट। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ लगती है, एक तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगता है और एक इक्वेशन ऑफ मोशन से डील करता है। देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से जो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी वो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन होगी, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन होगी अल्फा इंटू आर, मतलब अल्फा ऐसे डेवलप होगा, ठीक है ना, टॉर्क से भी देख सकते हो आप। तो अगर मैं इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा दैट वुड बी mg - t = ma, और इस सिस्टम का इस पुली के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, t इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है, और a इक्वल्स टू अल्फा आर है। तो मैं करता हूँ t इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा को दोनों साइड से आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई अल्फा आ जाएगा, मतलब आई इंटू ए सी एम आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू ये आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास ये बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन का आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गई, और एक्सेलरेशन में देखो सब कांस्टेंट है, mg r i सब कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पे जब ये एक हाइट एच फॉल कर देगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2 GS से √2 × A, ठीक है, इंटू एच। देखो जी की जगह तो ए यूज़ कर दो आप, और इसकी जगह एच हाइट यूज़ किया। अब आप कुछ हुए आया कैसे, तो कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना, v² = u² + 2as से, तो उसके पास आपको ये आंसर आ जाएगा। और इसको आपको किसके इक्वल कर देना, ओमेगा आर से। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट पे वेलोसिटी आनी चाहिए स्प्रिंग कंस्टेंट से। तो इधर ओमेगा आ रहा था तो यहाँ पे v आ रहा, तो v = ओमेगा आर से अपन ने इक्वेट कर दिया, और यहाँ पे आगे अपन ने ओमेगा निकाल दिया, और बाकी तो आगे अपन ने वैल्यूज पुट करिए। तो इससे अपना जो करेक्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने का आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दे रखा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड v परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ d एंड मास 6m। तो ये आपके पास रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा मास है जो v वेलोसिटी से आ रहा है, रॉड के परपेंडिकुलर है। यहाँ तक समझ में आ गया। मास आपको दे रखी है रॉड की 6m, और रॉड को सेंटर पे हिंज कर दिया है, यहाँ पे इसको हिंज कर रखा है। और ये अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, तो मान लो ऐसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हिंज, जिसके अबाउट ये रोटेशन मार सकता है। और हिंज फ्रिक्शन लेस है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। और पार्टिकल क्या आता है, यहाँ पे आके इसके चिपक जाता है, तो एंगुलर स्पीड क्या होगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे हिंज पॉइंट देखूँ ना, हिंज पॉइंट के अबाउट मैं इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करूँ, तो जब ये पॉइंट आके यहाँ पे टकराएगा तो इनके बीच में तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगेगी, उनका टॉर्क आएगा नहीं। हिंज फोर्सेस के अबाउट भी टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि मैं हिंज पॉइंट पे टॉर्क निकाल रहा हूँ। तो टोटल जो टॉर्क है सिस्टम का वो जीरो आएगा हिंज पॉइंट के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अबाउट किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, देखो ये डिस्टेंस d/2 है, और ये वेलोसिटी v है, और ये परपेंडिकुलर, तो ये mv/2 हो गया। बाद में इससे टकराएगा, टकराने के बाद ये ऐसे घूमने लग जाएगा, तो अपन को इस ओ पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, और उसको आई ओमेगा से रिलेट करना पड़ेगा। तो देखो डिस्क का तो क्या हो गया, 1/12 ml², तो अपन ने वही यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी सब कुछ। और इसका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी d/2, और ये पास पार्टिकल कितना हो जाएगा m मास का, तो md² से अपन क्या कर देंगे, md/2 का होल स्क्वायर। तो वो हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को ऐड करने से, और ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आगे मैंने सॉल्व किया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करिए, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2v/3। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट से सिमेट्री एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो आपके पास बेसिकली ये मान लो आपके पास डिस्क है, और ये आपके पास ओमेगा से रोटेट कर रही है, I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक और डिस्क है I2, तो ये डिस्क थी, इसके ऊपर आपने को एक्चुअली एक और डिस्क ला के रख दी, ठीक है। और इनिशियली द सेकंड डिस्क हैज जीरो एंगुलर स्पीड, ठीक है, सेकंड डिस्क के पास कोई स्पीड नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद दोनों डिस्क जो है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लगी। तो एनर्जी जो लॉस्ट हुई है फ्रिक्शन की वजह से वो कितनी होगी हमें बतानी है। अब देखो पूरे प्रोसेस पे एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है हिंज पॉइंट के अबाउट, मतलब सेंटर के अबाउट, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होगी, तो सिस्टम में तो कट जाएगा उनका टॉर्क, और ग्रेविटी वगैरह सब हिंज फोर्सेस का भी टॉर्क कट ही जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का है वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो वही मैंने किया है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का I1 ओमेगा, और बाद में क्या हो जाएगा I1 + I2 ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई है। अब अपन को निकालना है काइनेटिक एनर्जी लॉस। अब सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी लॉस है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया। इनिशियल क्या था, हाफ I1 ओमेगा², और फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I1 + I2 इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर। फिर आगे बस मैंने मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर रखी है, वो आप आराम से देखो। मैंने यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दिया और आगे सॉल्विंग करिए। तो इससे जो मेरा आंसर बैठता है वो बैठता है ऑप्शन नंबर डी। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। इसमें देख रहा है कि एक सॉलिडर सिलेंडर है आपके पास, जिसका रेडियस ये है, मास 2 kg है, और उसको रोटेट बता रखा है इस ओमेगा से, और पूछ रहा है 2π रेवोल्यूशन के बाद टॉर्क कितना चाहिए स्टॉप करने के लिए। देखो पहली बात तो 3 रोटेशन पर मिनट को आपने एंगुलर वेलोसिटी में चेंज किया, तो दैट वुड बी 2π/60 से मल्टीप्लाई करके π/10 आ गया। अच्छा 2π रेवोल्यूशन लिखा है, ठीक है ना, 2π रोटेशन नहीं है, 2π रेवोल्यूशन। तो थीटा कितना कवर हो जाएगा 2π × 2π, क्योंकि एक रोटेशन में 2π होता है, तो 2π रेवोल्यूशन में 2π × 2π होता है 4π²। अब देखो वर्क डन जो है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ टाउ डी का इंटीग्रेशन, और एवरेज टॉर्क निकाल लूँगा तो टाउ इंटू थीटा हो जाएगा डायरेक्टली। तो टाउ इंटू थीटा कितना है 4πr² इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल जीरो हो गया, इनिशियल ये था हाफ I⍵²। अगर देखो टाउ तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का बस मतलब ये है कि अपोजिंग टॉर्क है, ठीक है, बट यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड दे रखा है तो नेगेटिव साइन से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
तो यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू डाल दी 4 पाई r स्क्वायर, और आपने यहाँ पे आई की जगह हाफ m r स्क्वायर लिख दिया, और ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ पे आपने ओमेगा डाल दिया, और आपने आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 2 × 10⁻⁻⁶, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दे रखा है कि अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r इज कट, देखो डायमीटर लिखा हुआ है ना, मतलब रेडियस r/2 है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r सच अ वे दैट इट्स रिम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। बेसिकली मान लो आपके पास ये डिस्क था, और यहाँ पे आपने ये एक r/2 रेडियस की कैविटी कट आउट कर दी। किस तरीके से कि जो इसका रिम है वो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। अब बोला रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देना, किस एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट और परपेंडिकुलर टू दिस। तो कुछ नहीं है, अपन क्या बोलते हैं, जो कंप्लीट मास थी, जो कंप्लीट मास थी उसको m मान लेते हैं। जो कैविटी की मास होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आधा है, तो r² से πr² से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा m/4। तो यहाँ पे देखो ये सिग्मा जो है ना, ये एरिया मास डेंसिटी है, मतलब मास अपॉन एरिया, वो तो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म सिस्टम है। तो कंप्लीट मास हो गई एरिया सिग्मा इंटू πr², उसको मैंने m लिख दिया, कैविटी की मास को मैंने πr²/4 इंटू सिग्मा इक्वल्स टू m/4 हो गया, क्योंकि ये रेडियस ही r/2 था। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एडिटिव, तो कंप्लीट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा क्या होगा, कैविटी प्लस रिमेनिंग। अब रिमेनिंग का तो आपको पता है, उसको निकालने के लिए मेरे को इस कैविटी को तो ले जाना पड़ेगा। अब कंप्लीट देखो, कंप्लीट मास m था, रेडियस कितना था आपका कंप्लीट का, r था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का, अगर वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है तो वो जाता है mr²/2, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। और इसका जो ये है डिस्क, ये जो कैविटी बनी है, इसका इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, इसका इस पॉइंट के अबाउट होता है हाफ m r², ठीक है ना। अब यहाँ पे मास का m/4 और रेडियस का r/2, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके ये md² वाला यूज़ किया, m क्या था m/4 और d क्या था r/2, तो वो md² से ये लिख दिया। आगे मैथमेटिकल मैंने मैनिपुलेशंस करी, आप आराम से देखो और आराम से इसको ऑब्जर्व करो, कुछ नहीं करा, मेन तो यही था, ठीक है। और एक ये चीज़ थी, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप आराम से स्टडी कर लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, रेडियस दे रखा है, इनिशियली रेस्ट पे था, और इसमें लिखा है कि अ 50 kg मैन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड बिगिंस टू वॉक अलोंग द एज एट द स्पीड ऑफ दिस रिलेटिव टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से देखने पे वो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो अब उसका टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन वुड बी व्हाट। देखो दो चीज़ें आपको यहाँ से समझनी है कि पहले तो सिचुएशन समझ लो, ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये आदमी इस पे चल रहा है, और आदमी की आपके पास जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो वन दे रखी है, और पूछ रहा है आदमी को टाइम कितना लगेगा पूरा वन रेवोल्यूशन मारने के लिए। तो पहली बात तो यहाँ पे अपन लगाएंगे दो चीज़ें, एक तो अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम का नेट टॉर्क जीरो है, देख लो आराम से, हिंज फोर्सेस भी नहीं आएंगी, आपका ये भी mg और एन बी टॉर्क कैंसिल कर देगी, तो इस पॉइंट के बाद पूरा नेट टॉर्क जो है वो जीरो आ जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो होगा क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, और फाइनल में क्या होगा, ये v स्पीड से चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो एम वी आर माइनस ओमेगा आई ओमेगा इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर क्योंकि पूरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है ना, और क्योंकि इनिशियल जीरो तो फाइनल भी जीरो है, तो अगर ये आदमी ऐसे चल रहा है तो डिस्क ऐसे ही रोटेट होगी, सिंपल सी बात है, तभी तो आप एंगुलर मोमेंटम को जीरो कर पाओगे ना, तो कर ही नहीं पाओगे। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास ये आ गई, आपने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मैथमेटिकली पुट करी और ये निकल के आ गया। अब चीज़ देखो, ओमेगा आ गया, तो इस पॉइंट का मतलब ये जो डिस्क पे पॉइंट बैठा हुआ है, ये डिस्क इस तरफ से जा रही होगी ओमेगा आर से, और ये आदमी जा रहा है आगे बी से। तो अगर मैं डिस्क के रिस्पेक्ट में बैठ के आदमी को भी देखूँ ना, तो वो आदमी क्या करेगा, मुझे बी प्लस ओमेगा आर से आगे जाते देखेगा रिलेटिव मोशन से। तो अपन क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन लगाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, तो भैया यहाँ पे बैठने के बाद मुझे क्या पता चलता है, भैया मेरे पास तो ओमेगा आर की वेलोसिटी थी, तो अगर मैं इस बंदे को देखता हूँ तो मेरे को अपनी वेलोसिटी उल्टी करके इसको देनी पड़ेगी, तो वी प्लस ओमेगा आर बंदे के पास आ गई, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क ये आ गई। और अब जैसे ही मैं रिलेटिव देखता हूँ तो मैंने डिस्क के रिस्पेक्ट में देखा तो डिस्क रेस्ट पे आ गई, तो मेरे को क्या लगेगा, ये आदमी चल रहा है बस इस पर वी प्लस ओमेगा आर की स्पीड से। तो वी प्लस ओमेगा आर की स्पीड से आदमी चल रहा है, और एक रेवोल्यूशन के लिए उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 2 पाई आर, जो टाइम लगेगा वो कितना जाएगा 2 पाई आर अपॉन रिलेटिव स्पीड। और देखो टाइम तो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, चाहे मैं यहाँ से देखूँ चाहे ग्राउंड से देखूँ, बट रिलेटिव मोशन लगाने से मेरे स्टेप्स बच जाते हैं, तो यहाँ से
आंसर इजीली आ जाएगा। तो बस आगे आपको यहाँ पे वेलोसिटीज पुट करनी है, ओमेगा और आर की वैल्यूज पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज 4 पाई/2 मतलब 2 पाई। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इफ अ स्फीयर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद वेलोसिटी v विदाउट स्लिपिंग द वर्टिकल हाइट ऑफ द इंक्लाइन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वुड बी व्हाट। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नीचे तक आएगा तो ग्रेविटी वर्क डन करेगी, हो जाएगा mgh, क्योंकि उसमें तो अपन को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखनी है और उसके लिए अपन को लिखना पड़ेगा चेंज काइनेटिक एनर्जी। ऊपर से रोल करना स्टार्ट हो रहा था तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कुछ दिया हुआ तो है नहीं। नीचे आते आते मान लो इसके पास एक कुछ v वेलोसिटी आ गई, जैसे मान लो ये है, ये vcm डेवलप हो गया और यहाँ पे ओमेगा डेवलप हो गया। ठीक है, ओमेगा डेवलप हो गया तो वी सी एम इक्वल्स टू ओमेगा तो आपको यूज़ करना ही करना है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी। तो ये तो हो गए ट्रांजिशनल, ये हो गया आपके हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से रोटेशनल, और ओमेगा की जगह मैंने वी सी एम बाई आर स्क्वायर लिख दिया। आगे मैंने इसको प्रोसीड किया, सॉल्व किया, मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया, तो मेरा एच की वैल्यू आ गई ये वाली। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो करेक्ट हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो ये है अपना लास्ट सवाल भाई। देखो क्या लिखा है, अ व्हील एंड एन एक्सेल इज मेड अप टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो वही हॉरिजॉन्टल सी एक्सिस है अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे रोटेट किया, यहाँ पे बस मास आपको 5 kg दे दी है और रेडियस एक्सेल का दे रखा है, बॉडी फॉल वर्टिकली थ्रू 5 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील एंड एक्सेल वुड बी व्हाट। तो देखो एक सिंपल सी यहाँ पे जो चीज़ आपको समझने की बात आती है वो ये आती है कि अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ ढंग से, तो इसने लिखा है कि द बॉडी फॉल वर्टिकली थ्रू 5 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितनी कर दी 5 मीटर इन 10 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। तो जब मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालता हूँ तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाती है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1/10, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एल्फा आर भी लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि जो पॉइंट की एक्सेलरेशन इधर होगी वही इस पॉइंट की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए इस ब्लॉक के लिए, और पुली के लिए लिखता हूँ तो ये बन जाता है। आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है। तो बेसिकली एल्फा आर को मैं ए लिख देता हूँ तो टेंशन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, मेरे पास ये बन जाता है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मास लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा, जो ए यहाँ पे निकल के है वो लिखी, 5 लिखा, जो आई है उसको पुट कर दिया। आई अपन को निकालना है तो बस उसको वेरिएबल में लिख दिया और बाकी सारी चीज़ें करी। आगे प्रोसीडिंग करा, सॉल्व किया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करी, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 4.85। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है, इसमें एक चीज़ था अपन ने यहाँ से ही निकाला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। अपन ने स्ट्रिंग कंस्टेंट को ए इक्वल्स टू एल्फा से रिलेट किया, दो इक्वेशन बनाई, एक फोर्स की इक्वेशन एक टॉर्क की इक्वेशन, दोनों को ऐड किया, और फिर उसके बाद तो मैथमेटिकली अपन ने कुछ नहीं किया, वैल्यू डाली और आई की वैल्यू निकाली। तो इससे अपना आंसर आ जाएगा।